Hello, my dear students. Welcome to Digital Ventures, India's first personalized online learning platform for self learners. तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कमिट किया था, मैं आपके लिए 10 IB सिक्योरिटी असिस्टेंट के बहुत अच्छे से सेट लेके आने वाला हूं। तो आज हम करने वाले हैं सेट 4। आज फिर दोबारा से पूरे 50 क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। आपने जैसे क्वेश्चंस की डिमांड की मैं वैसे डालते जा रहा हूं। आज फिर आपको नए क्वेश्चंस मिलेंगे। हम इसमें ग्रामर के सारे क्वेश्चंस, हर तरीके के क्वेश्चंस को यहां पर डाल के आपसे प्रैक्टिस करा रहे हैं, जिससे कि आप एग्जाम्स में किसी भी तरीके के क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम फेस ना करें। चलिए शुरू करते हैं आपका सेक्शन। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पॉटिंग एरर्स को लेके। ये सेक्शन तो आना ही आना है, कुछ भी कर ले। स्पॉटिंग एरर्स पहला है, ही गेव मी मैनी इंफॉर्मेशंस अबाउट द केस। क्या आंसर होगा? चलिए शुरू करें, समझते हैं। सेंटेंस की शुरुआत होती है एक प्रोनाउन ही के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, जो किसी भी सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। गेव एक ट्रांजिटिव वर्ब है और डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, तो मीस का क्या होगा? मीस का ऑब्जेक्ट होगा। व्हाट गिवन मैनी इंफॉर्मेशंस। अब यहां से आती है बात शुरुआत। इंफॉर्मेशंस क्या है? इंफॉर्मेशन नाउन है, लेकिन ये कैसा नाउन है? ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। यानी कि हिंदी में सूचना भी होता है और सूचनाएं भी होता है, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशंस नहीं होता है। तो आंसर समझ आ गया कि यही गलती है। अब इसको करेक्ट कैसे किया जाए? अगर कोई पूछे आंसर क्या है, तो आंसर आप कहेंगे बी पार्ट में होगा। इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो एक नाउन दिया गया और उस नाउन को हमने प्लूरल बना दिया, जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो मुझे इसको करेक्ट करने के लिए, इसको सही करने के लिए तरीका क्या करना होगा? अब अगर इंफॉर्मेशन में ऐसे लिख देता हूं इंफॉर्मेशन, तो ये सिंगुलर तो हो गया, लेकिन अनकाउंटेबल ऐसे लिखा जाएगा, पर इसके पहले मैनी नहीं आएगा। तो मुझे क्या करना होगा? या तो आप लिखो मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, या तो आप ऐसे कर दो मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर आप कोई ऐसा डिटरमिनर यूज करो जो अनकाउंटेबल के साथ भी आ जाता हो। जैसे आपने कह दिया सम इंफॉर्मेशन, सम इंफॉर्मेशन, आप ये भी लगा सकते हो, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। आप जैसे चाहें वैसे इसको करेक्ट कर सकते हो। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे करेक्ट करें, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है। आंसर निकलेगा, साथ के साथ एक्सप्लेनेशन भी होगी, जिससे आप बेहतर सीखेंगे और बेहतर समझेंगे। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन को लेके। शी सेल्डम और एवर गोज टू द मार्केट विदाउट हर मदर। शी क्या होगा? ये सब्जेक्ट होगा। सेल्डम और एवर हमने एडवर्ब्स का यूज किया है। गोज शी की वजह से सिंगुलर है, कहां जाता है? टू द मार्केट। गोज एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, प्रपोजिशन आएगा टू द मार्केट विदाउट हर मदर, बिना अपनी मदर के, ठीक है। एरर किस पार्ट में होगा वो समझते हैं। अगर मैं कहता हूं सेल्डम और एवर, तो मैं समझ पा रहा हूं कि सेल्डम का मतलब होता है एक नेगेटिव एडवर्ब, ना कि बराबर। मतलब ही सेल्डम कम्स। अगर मैं कहता हूं ही सेल्डम कम्स, इसका मतलब वो आता तो है बट ना कि बराबर आता है, ठीक है। तो शी सेल्डम और एवर, एवर का मतलब होता है हमेशा। हाउ इज इट पॉसिबल कि वो कभी नहीं जाती और हमेशा जाती है? तो सेल्डम और एवर नहीं हो सकता, सेल्डम और नेवर विल बी द करेक्ट आंसर। आपको लिखना चाहिए शी सेल्डम और नेवर गोज टू द मार्केट विदाउट हर मदर। ऐसा कैसे हो सकता है कि सेल्डम कभी नहीं जाती और एवर माने हमेशा जाती रहती है? ये पॉसिबिलिटीज बिल्कुल भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका किस पार्ट में होगा? ए पार्ट में होगा। आप बता सकते हैं कि जो एडवर्ब थी वो गलत चूज की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मिस्टेक्स कमिटेड ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। अब कभी कभी जब हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो हम ऐसे बोल देते हैं कि मैंने कह दिया ये आंसर होगा माई सेल्फ राम। तो हमें पता होना चाहिए कि जो माई सेल्फ लिखा गया वो एक कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नॉट बी द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये ना तो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है, ना ही ये किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो इसको सही करने का तरीका ये होगा कि इसको यहां से हटाना होगा। अब इज है तो क्या आंसर होगा? ही इज रिस्पॉन्सिबल। करेक्ट आंसर होगा ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मिस्टेक्स कमिटेड ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। तो आप देखते ही क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं कि यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखा गया है तो वो सेंटेंस हमेशा गलत होगा। यू हैव टू चेंज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन टू पर्सनल प्रोनाउन देयर। ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी इन योर ए सेक्शन। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है माउंट एवरेस्ट इज द मोस्ट हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। सबसे पहली बात यह कि जो माउंट एवरेस्ट लिखा गया है वो एक चोटी का नाम है।
इसके पहले आर्टिकल द नहीं आएगा। आर्टिकल द जो लगता है वो रेंज के पहले लगता है। जैसे आपने कहा द हिमालयाज पूरी रेंज है, द एल्प्स पूरी रेंज होगा, लेकिन माउंट एवरेस्ट एक पीक यानी कि एक चोटी का नाम है, इसके पहले आर्टिकल द नहीं लगेगा। तो कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि वो लिख देते हैं द माउंट एवरेस्ट, नहीं होगा, याद रखना है, होगा क्या, द हिमालयाज होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, इज द मोस्ट हाईएस्ट। अब एक बात बताओ, जब आप गुड लिखते हो तो इसकी कंपेरेटिव क्या लिखी जाती है, बेटर लिखी जाती है, और सुपरलेटिव क्या लिखी जाती है, बेस्ट लिखी जाती है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इट्स लाइक मोर बेटर। अब हम मोर का यूज करते हैं ऐसी डिग्रीज का कंपैरेटिव बनाने के लिए जिन डिग्रीज का कंपैरिजन हम ER और EST से नहीं बना सकते हैं, यानी कि जिनमें दो या दो से ज्यादा सिलेबल्स आते हैं, उसके लिए मोर और मोस्ट का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब दूसरी तरफ बात आती है, क्या मैं बेस्ट को मोस्ट बेस्ट लिख सकता हूं? तो आपका कहना यह होगा कि सर जब ये पहले से ही सुपरलेटिव डिग्री है तो मोस्ट का यूज क्यों करो, मोस्ट तो सुपरलेटिव बनाने के काम आती है। जैसे आपने कहा मोस्ट इंटेलिजेंट, ऐसे ही क्या बेटर के साथ मोर आ सकता है, नहीं। तो क्या हाईएस्ट के साथ मोस्ट लगेगा, नहीं होगा। आर्टिकल द जरूर लगेगा क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमेशा आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो माउंट एवरेस्ट इज द, क्या लिखना होगा, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड विल बी द करेक्ट आंसर। मोस्ट को यहां से हटा देंगे। तो आंसर किस पार्ट में होगा, आंसर आपका बी पार्ट में होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The teacher discussed about the important questions for the examination. The teacher discussed about the important questions for the examination. ठीक है, द टीचर यहां सब्जेक्ट होगा, डिस्कस्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई गई है, अबाउट द इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द एग्जामिनेशन, ये इसका पूरा ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन एक ट्विस्ट है यहां, ये जो डिस्कस्ड लिखा जाता है ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है ऐसी क्रियाएं जिनका अपना ऑब्जेक्ट होता है। जैसे अगर मैं सेंटेंस कहता हूं ही ऑर्डर्ड अ कॉफी, अ कप ऑफ कॉफी, अगर मैं कहता हूं ही ऑर्डर्ड व्हाट, अ कप ऑफ कॉफी, तो ये इसका ऑब्जेक्ट होगा। ऐसे केसेस में ही ऑर्डर्ड टू या ही ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ कॉफी नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि व्हेन इट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब तो ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, बीच में कोई प्रपोजिशन नहीं आती है। सेम डिस्कस्ड के बाद अबाउट नहीं आएगा, ऑर्डर्ड के बाद अब ऐसी वर्ब जैसे आप देख सकते हैं ऑर्डर्ड हो सकती है, रिक्वेस्टेड होगी, मैरिड होगी, टोल्ड होगी, एडवाइज्ड होगी, आस्क्ड होगी। ये सब आपकी ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, इनके बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आती है, आप यूज करके देख सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, करेक्ट आंसर ए पार्ट में होगा, डिस्कस्ड के बाद कोई अबाउट नहीं लगेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द एलुमनी ऑफ द कॉलेज हैज डोनेटेड जेनरसली फॉर बिल्डिंग अ न्यू लाइब्रेरी। क्या करेक्ट आंसर होगा, करिए आप आंसर। अब ये जो एल्यूमिनाई लिखा है इसके लिए ALUMNUS, एल्यूमिनस आपने पढ़ा है कभी? एल्यूमिनाई अक्सर आपने पढ़ा होगा कि वो उस कॉलेज का पास आउट है, वहां का एल्यूमिनाई है। ठीक है, एक वर्ड होता है एल्यूमिनस। इन दोनों में ये अंतर होता है कि जो एल्यूमिनस होता है ये सिंगुलर होता है और इसका जो एल्यूमिनाई होता है ये प्लूरल वर्ड होता है। तो द एल्यूमिनाई ऑफ दिस कॉलेज हैज डिनोटेड जनरसली फॉर बिल्डिंग अ न्यू लाइब्रेरी। अब अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल आएगी, हैज नहीं होगा, हैव विल बी द करेक्ट आंसर। तो बस इतना ही तो करना है, सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट मिलाना है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं इंग्लिश में जिनका सिंगुलर और प्लूरल अलग अलग होता है और पता करने में थोड़ी डिस्कशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चों को समझ नहीं आता है। जैसे मानो अगर आपसे कोई कहता है DATUM डेटम, तो ये आपका सिंगुलर होगा, तो इसका प्लूरल क्या होगा, प्लूरल तो इसका डेटा लिखा जाएगा ना। आपने कहा बैक्टीरियम, अब ये वर्ड हो गया बैक्टीरियम, ये सिंगुलर है, तो प्लूरल क्या होगा, प्लूरल होगा आपका बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया। अब समझ आ गया। ऐसे ही एल्यूमिनस क्या होगा, सिंगुलर होगा, और एल्यूमिनाई क्या होगा, इसका प्लूरल वर्ड होगा। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमसे कहता है, ईच ऑफ द प्लेयर्स वर गिवन अ सर्टिफिकेट आफ्टर द टूर्नामेंट। अब सेंटेंस देखो, हमने कहा ईच ऑफ द प्लेयर्स, हमने लिखा वर गिवन अ सर्टिफिकेट आफ्टर द टूर्नामेंट, यानी कि यहां तक मैं कहूं तो ये मेरा सब्जेक्ट होगा, और यहां से लेके यहां तक जो लिखा गया सेंटेंस है वो प्रेडिकेट होगा। जब ईच ऑफ द प्लेयर्स लिखा जाता है तो ईच जो है वो ऑफ के पहले लिखा गया है, इसका मतलब ईच यहां क्या काम कर रहे हैं, ईच यहां एक प्रोनाउन का काम कर रहा है, ये प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर माना जाता है। ऑफ के बाद लिखा गया जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा, यानी कि प्रपोजिशन के बाद लिखा गया जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। इसका मतलब जो द प्लेयर्स लिखा गया है वो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा गया है। ठीक है, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, वर्ब आएगी फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस का है और ये सिंगुलर है तो वर्ड नहीं होगा। करेक्ट आंसर वॉज होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आता है। ईच ऑफ द प्लेयर्स वॉज गिवन अ सर्टिफिकेट आफ्टर द टूर्नामेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक से नोट कर लेंगे। तो और ऐसे कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं जिनके बाद सिंगुलर आता है, लिख लो। ईच ऑफ होगा, ईदर ऑफ होगा, नीदर ऑफ होगा, एनीवन ऑफ होगा, वन ऑफ होगा। इन सब के बाद आपका नाउन प्लूरल होगा और वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आइए, दिस इज द सेम बुक विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट व्हेन यू केम यस्टरडे। दिस इज द सेम बुक विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट व्हेन यू केम यस्टरडे। ओके, लेट्स सी। जब मैं कहता हूं दिस इज द सेम बुक, अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं आई हैव अ बुक, I have a book which my father gave me, या I have the book which my father gave me। मेरे पास वो किताब है जो मेरे फादर ने मुझे दी थी। ठीक है, तो हम which लगाते हैं बुक के साथ में। ओके, लेकिन जब भी हम द सेम का यूज करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के पहले, एंटीसीडेंट के पहले द सेम, तो विच नहीं आता है, तो करेक्ट आंसर क्या लगेगा, करेक्ट आंसर दैट लगेगा। तो दिस इज द सेम बुक दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट व्हेन यू केम यस्टरडे, जिसके बारे में बातें कर रहा था। तो करेक्ट आंसर आपका किस पार्ट में होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाता है बी पार्ट में। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The criteria for selection were not clearly defined, which created confusion among the candidates। बताइए क्या आंसर होगा। The criteria for selection were not clearly defined, which created confusion among the candidates। Okay, let's see। सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट की, जो हमारा लिखा गया द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। अब इसमें क्राइटेरिया सब्जेक्ट है, तो अगर मैं वर्ड कहता हूं CRITERION, क्राइटेरियन, ये होता है सिंगुलर, और CRITERIA ये होता है आपका प्लूरल। तो यहां जो क्राइटेरिया लिखा गया, एक प्लूरल वर्ड लिखा गया फॉर सिलेक्शन। वर्ड जो लिखा गया वो बिल्कुल सही है, वर्ड नॉट क्लियरली डिफाइंड होगा। अब क्या होगा, विच क्रिएटेड, इसने क्रिएट कर दिया कंफ्यूजन कहां, अमंग द कैंडिडेट्स, यानी कि अमंग प्रपोजिशन है, द कैंडिडेट्स प्लूरल लिखा गया, इसका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि दो से ज्यादा के लिए अमंग का यूज किया जाता है, दो के लिए बिटवीन का यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर डी होगा। इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, ये एक नो एरर सेंटेंस होगा। क्राइटेरियन सिंगुलर होता है, क्राइटेरिया प्लूरल होता है, और उसकी वजह से वर्ब का यूज जो किया गया वो भी प्लूरल ही होगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। He is good in playing chess and has won many tournaments। Okay, let's see। अगर मैं कहता हूं ही क्या है, ये सब्जेक्ट होगा, is आ गया, good क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। in playing chess लिखा गया and has won, अब ही क्या, ये सब्जेक्ट है, यहां भी माना जाएगा, अंडरस्टूड है, दो बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो he has won many tournaments, यहां तक सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। लेकिन गुड एक ऐसा एडजेक्टिव होता है, जब आप किसी एक्टिविटी में अच्छे होते हैं तो गुड इन नहीं लगाया जाता है, गुड एट लगाया जाता है। तो आपका आंसर होगा ही इज गुड एट प्लेइंग चेस एंड हैज वॉन मैनी टूर्नामेंट्स। अब आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए स्पॉटिंग एरर्स के। आपको आउट ऑफ 10 ये समझना है
कि आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं, और जो रेशियो आप यहां बनाते हैं द सेम रेशियो आपके पेपर में आपका बना रहता है। यही चीज आपको मेंटेन करनी होती है थ्रू आउट प्रैक्टिस सेशंस। और दूसरा तरीका, एक तो ये तरीका हो गया कि आप इसको मेंटेन करें। दूसरा तरीका आपको क्या यूज करना है कि जो क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं उनको कहीं नोट कर लें। अगर आपको उन क्वेश्चन से आइडिया याद आ जाता है कि यस मैंने ऐसा पढ़ा है, ये क्वेश्चन मेरी गलती से छूटा है, तो बात अलग है। और अगर याद नहीं आता है तो उस टॉपिक को नोट करो एंड जस्ट गेट दैट टॉपिक, ओके। क्लास से उसको दोबारा से पढ़ेंगे, तभी आप इसको अच्छे से क्लियर कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने कहा इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एन इडियम और फ्रेजेस हैज बीन यूज्ड इन बोर्ड। मुहावरे की बात कर लेते हैं। पहला मुहावरा है, आफ्टर वर्किंग नॉन स्टॉप फॉर 12 आवर्स द मैनेजर डिसाइडेड टू कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सा मुहावरा है। जब आप सारा दिन या हर टाइम मेहनत करते रहते हो तो शाम को आप कहते हो ना चलो भाई आज का काम खत्म हुआ। इट्स नॉट लाइक द गुड नाइट, अब आप काम बंद करो, इट्स कॉल्ड कॉल इट अ डे। कॉल इट का मतलब, डे का मतलब होता है टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। भाई आज का काम यहाँ खत्म करते हैं, इट्स कॉल्ड कॉल इट अ डे, आज का काम यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, despite limited resources the volunteers rendered human service during the flood relief जो ऑपरेशंस थे। अब ह्यूमन सर्विसेज क्या होती हैं? क्या ये इनफेक्टिव वर्क होता है? क्या आउटस्टैंडिंग एंड यूजफुल वर्क होता है? हाफ हार्टेड एफर्ट होगा या पेड गवर्नमेंट सर्विस होगा? अब मैं आपको यहां समझाता हूं। मुहावरा अगर सेंटेंस में ना यूज दिया गया हो तो उसको फिर मीनिंग से ही निकाला जाता है कि आई नो द मीनिंग और नॉट। बट समटाइम्स इफ द इडियम इज यूज्ड इन द सेंटेंस तो हम सेंटेंस से कुछ निकाल सकते हैं। कैसे? डिस्पाइट लिमिटेड रिसोर्सेस, लिमिटेड रिसोर्स होने के बावजूद भी आपने अच्छा काम किया, आपने बुरा काम किया, तो आप कहेंगे जब डिस्पाइट लगाया गया है तो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया निकलेगा। इसका मतलब ये जो सर्विस है ये पॉजिटिव सर्विस है। इनफेक्टिव वर्क नहीं हो सकता आंसर, हाफ हार्टेड नहीं हो सकता। और पेड गवर्नमेंट सर्विसेज भी वॉलंटियर्स के साथ नहीं जुड़ती हैं क्योंकि वॉलंटियर्स हमेशा फ्री सर्विसेज देते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका बी वाला होगा। तो इन एग्जाम समटाइम्स इफ यू हैव द प्रॉब्लम इन गेटिंग द आंसर तो आप ऐसे इसको ब्रेक कर सकते हैं। कभी कभी हमें चीजें मिल जाती हैं, और मैंने कहा ना एग्जाम डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर। एंड व्हेन यू हैव गुड कमांड ओवर द प्रैक्टिस और सेंटेंसेस तो आप आंसर निकाल भी लेते हैं। The negotiations have gone completely down the barrel, leaving the company on the verge of collapse. Into a position of strength होगा, into serious trouble होगा, towards profit होगा, या into foreign markets होगा। यहीं से समझते हैं। The negotiations have gone completely down the barrel होगा, leaving the company on the verge of collapse। तो जो negotiations थी ना उन्होंने कंपनी को यहां पहुंचा दिया डाउन द बैरल में। नेगेटिव होगा क्यों? आगे लिखा गया लीविंग द कंपनी ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, कंपनी कहीं ना कहीं खत्म होने के कगार पे है। तो इनटू अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ एक पॉजिटिव आंसर है, ये आंसर नहीं हो सकता है। इनटू अ सीरियस ट्रबल हो सकता है, टुवर्ड्स प्रॉफिट बिल्कुल नहीं होगा, नेगेटिव आंसर निकालना है। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस इट डिमांड्स into foreign markets, इसका मतलब if the company is in the foreign markets it means it is in benefits, okay? So the correct answer will be B, into serious trouble will be the correct answer here. Move करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। It requires considerable skill of hand and mind to the both a surgeon and a poet। मतलब अगर सर्जन है उसको भी हैंड एंड माइंड का बहुत यूज करना पड़ता है, पोएट के लिए भी बहुत जरूरी होता है। तो हमने कहा है it requires considerable skills of hand and mind to be both a surgeon and a poet, okay? both लिखा गया तो देखो a surgeon ये अलग है, a poet ये अलग है। यदि मैं सिर्फ poet लिख देता तो क्वेश्चन गलत हो जाता, ठीक है। सी, a natural gift होगा, practical ability होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेवरनेस हो गया, फिजिकल स्ट्रेंथ होगा। अब आप इसमें यह सोचो कि करेक्ट आंसर नेचुरल गिफ्ट जो है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्किल जो होते हैं ना वो सीखे जाते हैं। कोई भी स्किल सीखा जाता है। आपने ड्राइविंग सीखी है, आपने मानो इंग्लिश बोलना सीखा है, आपने कार चलानी सीखी है, व्हाटएवर आपने जो भी चीज़ें की हैं वो स्किल्ड होते हैं, तो स्किल सीखे जाते हैं, ठीक है। तो नेचुरल गिफ्ट तो हो नहीं सकता स्किल कभी भी। प्रैक्टिकल एबिलिटी में भी आंसर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेवरनेस या सेटिस्फाई नहीं करता है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, मतलब दे हैव लर्न अडॉप्टेड सम स्किल्स, ओके। फिजिकल स्ट्रेंथ का कोई मतलब नहीं है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगेन नेक्स्ट आइए।
She tried to keep her head above water during the financial crisis, to manage to survive despite difficulties, to make a risky investment, to ignore problems, to be careless. मतलब she tried to keep her head above water during the financial crisis. उसने फाइनेंशियल क्राइसिस में कीप हर हेड अबव वाटर, अपने सिर को पानी से ऊपर रखा. मतलब होता है ना कि क्राइसिस में लोग थोड़े से परेशान हो जाते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि परेशानी उनके चेहरे पर दिखाई देती है. तो कीप द हेड ओवर वाटर, इट मीन्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस यू मेंटेन्ड योरसेल्फ टू मैनेज और सर्वाइव डिस्पाइट डिफिकल्टीज, ये आंसर हो सकता है. टू मेक अ रिस्की इन्वेस्टमेंट, कोई मतलब नहीं है, इग्नोर प्रॉब्लम्स नहीं होगा. टू बी करेक्ट आंसर होगा टू मैनेज टू सर्वाइव डिस्पाइट डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज के बावजूद भी उसने सर्वाइव किया. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16 एंड मैं फिर कह रहा हूं ट्राई टू रीड द सेंटेंसेस प्रॉपर्ली. कहीं ना कहीं सेंटेंस के अंदर कुछ ऐसा छिपा हुआ है जहां से आपको आंसर मिल जाएगा. द मैनेजर आस्क्ड द न्यू रिक्रूट टू लर्न द रोप्स बिफोर टेकिंग चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट. अगर कोई मैनेजर अपने रिक्रूट को कहता है लर्न द रोप्स बिफोर टेकिंग चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट, कि प्रोजेक्ट का चार्ज लेने से पहले लर्न द रोप कर लेना, वो क्या कहना चाह रहा होगा? वो कहना चाह रहा होगा लर्न सेलिंग टेक्निक्स, सेलिंग टेक्निक्स को सीख लेना. अंडरस्टैंड हाउ अ जॉब इज डन, सीख लेना जॉब कैसे की जानी है. टाई नॉट्स प्रॉपर्ली, अच्छे से गांठें बांधना सीख लेना. अवॉइड मिस्टेक्स, मिस्टेक्स को अवॉइड करना सीख लेना. क्या समझ आया? समझ आया. अंडरस्टैंड हाउ अ जॉब इज डन, ठीक से सीख लो काम कैसे करना है बिफोर टेकिंग द चार्ज. ओके, नाउ let's move to the question number 17. The diplomats' attempt to reconcile the two rival nations ended in fiasco. अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं end in smoke, या तो आप कह सकते हो end in smoke हो सकता है या फिर fiasco हो सकता है. इसका मतलब तो come to nothing, प्लान का धुएं में चले जाना. Sometimes you have better plans but उनसे कुछ निकलता नहीं है. So plan went into या ended into smoke and fiasco, खत्म हो जाना. अ स्पेक्टिकुलर सक्सेस, बहुत बेहतरीन सक्सेस, आंसर नहीं होगा. अ कंप्लीट फेलियर आंसर हो सकता है. अ डिप्लोमेटिक अचीवमेंट कोई मतलब नहीं है. लॉन्ग डिले बिल्कुल नहीं होगा. सो बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर फॉर द क्वेश्चन नंबर 17. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ. द सडन रेजिग्नेशन ऑफ द सीईओ थ्रू द कंपनी इनटू अ टेल स्पिन. अब कंपनी को टेल स्पिन में डाल दिया, सब घूम रहा है, नहीं पता कैसे घूम रहा है. अ कंफ्यूज्ड और डिफिकल्ट स्टेट होगा. अ हाईली प्रॉफिटेबल फेज बिल्कुल नहीं है. द सडन रेजिग्नेशन ऑफ द सीईओ, कंपनी के मालिक ने, सीईओ ने फट से छोड़ दिया, तो कंपनी क्या होगी? कंपनी टेल स्पेन में है, कोई भी ऑर्डर चला रहा है. लाइक नेपाल जो है वो अब टेल स्पेन में है, समझ गए? टेल स्पिन में है, तो टेल स्पिन मतलब कंफ्यूज्ड है. आपने कहा स्लो बट स्टेडी प्रोग्रेस नहीं होगा. एन इजी रिकवरी नहीं, करेक्ट आंसर ए वाला होगा. अ कंफ्यूज्ड और डिफिकल्ट स्टेट में है. नो वन नोज कि क्या होगा. नेक्स्ट, द इन्वेस्टर वॉज एडवाइज टू प्ले हिज कार्ड्स राइट बिफोर साइनिंग द डील. कभी भी आप कोई डील साइन करते हैं तो कहा जाता है ना कि प्ले योर कार्ड्स राइट, ठीक से साइन करना, पढ़ लेना डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से, और अपने रूल्स रेगुलेशंस, अपने जो राइट्स हैं उनको ढंग से देख लेना. टू गैम्बल रेकलेसली होगा. टू एक्ट वाइजली एंड स्ट्रेटेजिकली होगा. टू हाइड इंफॉर्मेशन होगा या निगोशिएट केयरलेसली होगा. आंसर मिल गया. टू एक्ट वाइजली एंड स्ट्रेटेजिकली, यानी कि अपने कार्ड्स को ठीक से खेलना. ठीक है, बी करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट आइए. डिस्पाइट इनिशियल क्रिटिसिज्म द साइंटिस्ट थ्योरी फाइनली स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम. मतलब डिस्पाइट इनिशियल क्रिटिसिज्म, शुरू में बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, द साइंटिस्ट थ्योरी फाइनली स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, वो टेस्ट ऑफ टाइम के सामने खड़ी रही. मतलब बहुत क्रिटिसिज्म के बावजूद भी थ्योरी खड़ी रही. इसका मतलब थ्योरी प्रूव्ड. प्रूव्ड हुई तो वॉज फॉरगेटन क्विकली नहीं हो सकता है. प्रूव्ड वैलिड हो सकता है. गॉट इमीडिएट रिकॉग्निशन नहीं होगा बिकॉज इट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, नहीं होगा. फेल्ड अंडर प्रेशर नहीं होगा. सो बी करेक्ट आंसर होगा. तो दीज वर द 10 इडियम्स. नाउ जस्ट चेक योर परफॉर्मेंस कि आपने आउट ऑफ 20 कितना करेक्ट किया है. बढ़ते हैं आगे. रीअरेंजमेंट द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ फॉर्म. अब ये मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है. चलिए शुरू करते हैं. ये आपके कुछ सेंटेंसेस आते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं आते, लेकिन टाइम का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपके साथ जुड़ा ही रहता है. तो जैसे आते हैं वैसे ही कुछ हमने कोशिश की आपको देने के लिए.
इन एजुकेशन सेक्टर द गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम टू इंप्रूव लिटरेसी। कोशिश ये है कि आप थोड़ा सा यहाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब के ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशंस हैं, तो कहीं से एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस को मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ। जैसे मैंने देखा कि द गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम, तो मैं कह सकता हूँ कि क्यू में मेरा सब्जेक्ट और आर में मेरी वर्ब है, तो क्यू के बाद आर होगा। मैं देख पा रहा हूँ क्यू आर यहाँ भी है, क्यू आर यहाँ नहीं है, क्यू के बाद आर यहाँ भी और क्यू के बाद आर यहाँ भी है। ठीक है, शुरुआत जो होगी वो टू इंप्रूव से नहीं होगी, तो मैं एस वाले को हटा देता हूं, मैं इस वाले को हटा देता हूं, मेरे पास ये ऑप्शन बचा और ये ऑप्शन बचा। ठीक है, अब मैं क्यू के बाद पी अगर लगाऊं द गवर्नमेंट इन एजुकेशन सेक्टर, तो आंसर नहीं बनता है। तो द गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम, कहां लॉन्च करी? इन एजुकेशन सेक्टर। फॉर व्हाट? टू इंप्रूव लिटरेसी। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, ऐसे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे ध्यान से। मैं आपको बता रहा हूं सब्जेक्ट वर्ब की तरफ डायरेक्टेड करके क्वेश्चंस हैं आज, तो आसान बनेंगे, लेकिन एक आइडिया आपको क्लियर जरूर होगा। आपने कहा द साइंटिस्ट मेड एन इंपॉर्टेंट डिस्कवरी आफ्टर इयर्स ऑफ रिसर्च इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। अब ये पूरा पढ़ के भी समझ आ रहा है। सब्जेक्ट कौन है? द साइंटिस्ट मेड। ठीक है, व्हाट? एन इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, साइंटिस्ट ने एक बहुत अच्छी डिस्कवरी की, कहां? इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स के फील्ड में। कब? आफ्टर ईयर्स ऑफ रिसर्च, सालों की तपस्या के बाद। आर से शुरू होगा, बिल्कुल क्लियर है, और पी वाले पे लास्ट होगा। आर से शुरू है और पी वाले पे लास्ट है, करेक्ट आंसर बी होगा। और आर के बाद हमें दिखाई दे रहा है द साइंटिस्ट मेड एन इंपॉर्टेंट डिस्कवरी। मेड वर्ब है, क्या बनाया? एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी को। मेड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट बी होगा, तो जो हमें कहां दिखाई दिया? क्यू पार्ट में दिखाई दिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। For first year students must attend the orientation program all students which is mandatory। अब देखो कुछ समझते हैं। All students हमें सब्जेक्ट दे दिया गया, which is mandatory, what is mandatory। अब ये which आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो किसी नाउन के बाद आएगा, और वो नाउन नॉन लिविंग या एनिमल होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स के साथ तो which नहीं आएगा, प्रोग्राम के साथ आ सकता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि क्यू के बाद में एस होगा। एक चीज मिली, which must attend the orientation program which is mandatory। तो प्रोग्राम के बारे में which is mandatory कहा गया, तो Q के बाद में S होगा। जरा देखिए QS का है, QS यहाँ है, यहाँ QS नहीं है, यहाँ QS नहीं है, और यहाँ भी QS नहीं है। तो क्या सच में यही आंसर है? मिला के देखते हैं। R से शुरू हो रहा है, all the students। अब ये सब्जेक्ट होते वर्ब होगा, must attend the orientation program which is mandatory for years, for first years students। okay, so the correct answer will be A। तो एक लिंक, क्वेश्चन ब्रेक। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमने कहा अक्रॉस एशिया एंड यूरोप एक्सपेंडेड इट्स ऑपरेशंस द कंपनी सक्सेसफुली। ठीक है, चलिए अब सेंटेंस आता है द कंपनी व्हाट, द कंपनी सब्जेक्ट है, व्हाट एक्सपेंडेड इट्स ऑपरेशंस, ओके, सक्सेसफुली। अब ये क्या होता है? एक्सपेंडेड व्हाट इट्स ऑपरेशन, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो पहले इसका ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद तब आप एक एडवर्ब लगाते हो, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, एक रूल होता है ना, मैनर, प्लेस एंड टाइम। पहले एडवर्ब ऑफ मैनर आती है, फिर प्लेस आती है, फिर टाइम आता है। तो हाउ दे एक्सपेंडेड सक्सेसफुली मैनर वेयर अक्रॉस द एशिया एंड यूरोप, ये आपका प्लेस हो गया। तो द कंपनी एक्सपेंडेड इट ऑपरेशन सक्सेसफुली अक्रॉस एशिया एंड यूरोप, यानी कि आप आंसर कह सकते हो क्यू होगा, क्यू के सॉरी आर होगा, आर के बाद क्यू होगा, फिर एस होगा। आर क्यू एस, आर क्यू एस, आर क्यू एस, आर क्यू एस, सी करेक्ट आंसर होगा आर क्यू एस पी। ओके, समझ आया? एडवर्ब का रूल लगा है, एमपीटी, मैनर, प्लेस एंड टाइम होगा। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसा भी लिख सकते थे द कंपनी सक्सेसफुली एक्सटेंडेड, यानी कि आर के बाद सीधे एस होगा। आर के बाद एस है ही नहीं, क्योंकि आर से शुरू होगा, तो वो ऑप्शन वैसे भी बनेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आइए। तो हो सकता है कि आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से बना दो, लेकिन उन दोनों में से जो तरीका ऑप्शंस में होगा आंसर वही वाला माना जाएगा। मूव करते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। Causing massive destruction struck the city a major earthquake last night। okay, a major earthquake ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, struck the city ये मेरा वर्ब हो गया। ठीक है, तो R के बाद Q तो कंफर्म्ड है, R के बाद Q देखो कहाँ है, R के बाद Q यहाँ है, R के बाद Q ना यहाँ है, ना यहाँ, ना यहाँ, यानी कि आंसर ये वाला होगा। तो आपने कहा struck the city, a major earthquake struck the city
कॉजिंग मैसिव डिस्ट्रैक्शन लास्ट नाइट, और बहुत डिस्ट्रैक्शन किया लास्ट नाइट, तो करेक्ट आंसर आपका ए वाला होगा। तो ये एक तरीका था आपको सिखाने का। इफ यू हैव कमांड ओवर सब्जेक्ट एंड द वर्ब, तो आप क्वेश्चंस को ब्रेक कर सकते हैं, बट एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस नहीं होते, बट दीज आर द प्रैक्टिस सेशंस। तो हम आपको सेम पैटर्न पे कराते हैं, जिससे आपको आइडिया लगे कि क्वेश्चन कैसे ब्रेक हो सकते हैं। और जब हम एक तरीके के काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो उनको देखते ही हम समझ जाते हैं कि ये क्वेश्चन उस पैटर्न से ब्रेक होने वाला है। आगे बात कर लेते हैं हम, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड या फ्रेज टू फिल इन द ब्लैंक, जिसे हम कहते हैं फिलर्स। विनोद हैड अ एस्केप इन द कार एक्सीडेंट। तो विनोद हैड अ नैरो एस्केप होगा, वाइड एस्केप होगा, कंफर्टेबल एस्केप होगा, फुल एस्केप होगा। क्वेश्चन ये आता है कि विनोद हैड अ एस्केप इन द कार एक्सीडेंट, कोई कार एक्सीडेंट में बचा है, तो वो कंफर्टेबल एस्केप या फुल एस्केप तो होगा नहीं, पूरा बच गया, ठीक है। वाइड या नैरो, अब होता क्या है, एक फ्रेज होती है, एक इडियम होता है अ नैरो एस्केप। अ नैरो एस्केप का मतलब होता है बाल बाल बच जाना। तो विनोद हैड अ नैरो एस्केप इन द कार एक्सीडेंट, करेक्ट आंसर आपका ए वाला होगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट आइए। He has the to express his thoughts. He has the to express his thoughts. He has the right, ride, right या right, क्या आंसर होगा अब देखते हैं। राइट माने क्या होता है, लिखना। टू राइट लिखना ही तो होता है, ये तो अलग वर्ड है। तो क्या उसको लिखना होगा, या राइट होगा, या राइट रिचुअल होगा, या फिर राइट माने होता अधिकार। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ही हैज द राइट टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स, उसके पास अधिकार है अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करने का। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। द एलोब्रेट सिलेबी, सिलेबी मतलब सिलेबस का प्लूरल होता है, हैड टू बी टू मेक अ प्रेजेंटेशन इन द यूजीसी असेसमेंट मीटिंग, ठीक है। अब एलोब्रेट मतलब होता है लेंदी सा, एलोब्रेट मतलब होता है लेंदी, जिसको बहुत एलोब्रेटिव पढ़ाया गया, वर्णन के तरीके से पढ़ाया गया। हैड टू बी होना चाहिए टू मेक अ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। अब उस लेंदी सिलेबस को प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, और लंबा खींचेंगे नहीं, एक्सपेंडेड कर देंगे नहीं, प्रोलॉन्ग्ड होता है जो लंबे समय से चल रहा हो, कंटिन्यू, ऐसा कर देंगे नहीं, रिकैपिचुलेट करेंगे, यानी कि मेन पॉइंट्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, मेन पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे, रिकैपिचुलेटेड कर देंगे। तो करेक्ट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। आई एम अबाउट वेदर टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर और कंटिन्यू फ्रीलांसिंग, बोथ ऑप्शंस हैव देयर एडवांटेजेस। मतलब मैं कुछ ये कह रहा हूं कि मैं कंफ्यूज्ड हूं कि व्हाट टू डू, फ्रीलांसिंग करूं या जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर दूं। बोथ ऑप्शंस हैव देयर एडवांटेजेस, दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं। फ्रीलांसिंग मतलब यू आर फ्री, जब आप चाहो आप काम करते हो, जब आप चाहो आप नहीं करते हो, जितना चाहो उतना करते हैं। लेकिन दोनों ऑप्शंस के अपने एडवांटेजेस भी हैं। तो आई एम ऑन द फेंस होगा, या लेफ्ट आउट इन कोल्ड होगा, अप इन आर्म्स होगा, या कटिंग कॉर्नर्स होगा, ठीक है। कटिंग कॉर्नर्स मतलब शॉर्टकट ले लेना। ऑन द फेंस का मतलब होता है, इसको आप ऐसे समझो, इसको आप ऐसे समझ के देखो, जैसे आपने कहा कि आप मैच खेलने के और एक जाके दीवार पे बैठ गया, तो आप कह रहे हो यार हमारी तरफ खेलो, हमारी तरफ, मतलब आई एम ऑन द फेंस, मतलब आई हैव टू डिसाइड कि मैं बैटिंग की साइड रहूंगा या बॉलिंग की साइड रहूंगा, ठीक है, उसको ऑन द फेंस कहते हैं। मोस्ट ऑफ द लैंड नियर द टाउन इज बैरन, बट द एफर्ट्स ऑफ द फार्मर्स हैव टर्न्ड इट। अब हमने कहा मोस्ट ऑफ द लैंड नियर द टाउन इज बैरन, बैरन मतलब होती है जो फ्यूटाइल है, बेकार की है। अब जो हमने कहा बैरन है, ये एक नेगेटिव वर्ड है, बट द एफर्ट्स ऑफ द फार्मर्स हैव टर्न्ड इट पॉजिटिव, यानी कि बट लगा। अब देखो अगर कहीं एंड कंजंक्शन लगा तो इसका मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस ही होता है, सेम आइडियाज को जोड़ेगा। अगर आपने बट लगाया तो प्लस माइनस माइनस प्लस होगा, यानी कि अपोजिट आइडियाज पे काम करता है। तो स्टेराइल का मतलब होता है जो बैरन है, इनफर्टाइल सेम होगा, अनफ्रूटफुल सेम होगा। तो आंसर बचा फर्टाइल, यही आंसर होगा। एक वर्ड ये भी लिख लो, FUTILE, फ्यूटाइल, ये भी वेस्ट ही होता है, फ्यूटाइल, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आता है आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, पूछे जा सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। चलिए बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। द मैनेजर विल अप्रूव द लीव रिक्वेस्ट टुमारो। मैं आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का एक की रूल बता रहा हूं, वो सुन लो।
जब भी आप पैसिव वॉइस लिखेंगे, जब भी आप पैसिव वॉइस लिखें तो आप उसमें याद रखें कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का होना जरूरी है। ये जो बी होता है इसका मतलब होता है इज, एम, आर, इसका मतलब होता है वॉज, वर, और इसका मतलब होता है बी, बीन और बीइंग। इनमें किसी के साथ भी यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म सीधे सीधे आ जाए तो वो हमेशा पैसिव वॉइस होगा। एक और बात का ध्यान रखें कि एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाते टाइम टाइम और टेंस हमेशा कांस्टेंट होते हैं। मतलब अगर आप प्रेजेंट का एक्टिव पैसिव बनाएंगे तो प्रेजेंट में ही बनेगा, पास्ट का पास्ट में, फ्यूचर का फ्यूचर में होगा। टाइम भी फिक्स होता है और टेंस भी फिक्स होता है, इंडेफिनिट का इंडेफिनिट में होगा, कॉन्टिन्यूस का कॉन्टिन्यूस में होगा। तो जब मैंने कहा विल अप्रूव लिखा गया तो मैं बता सकता हूं फ्यूचर में है, और मैं ये कह सकता हूं इसमें बी और थर्ड फॉर्म नहीं है, इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस में लिखा गया है। तो पैसिव वॉइस क्या होना चाहिए, पहला लिखा गया विल बी अप्रूव्ड, आंसर हो सकता है। दूसरे में सिर्फ अप्रूव्ड आया, तीसरे में विल बी अप्रूव्ड आया, ये आंसर हो सकता है। यहाँ इज अप्रूव्ड आ गया, टाइम चेंज हो गया, ये आंसर नहीं होगा। अब मैंने कहा दो जगह मुझे विल बी अप्रूव्ड दिखाई दे रहा है, तो कौन सा आंसर करेक्ट माना जाए। मैंने यहाँ देखा द लीव रिक्वेस्ट, यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ मैनेजर को मैंने एज अ टिज छोड़ दिया है। एक्टिव पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया ही जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई ही जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, सी वाला होगा। करेक्ट आंसर आपका सी वाला होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। डिड दे कंप्लीट द रिपोर्ट ऑन टाइम, डिड दे कंप्लीट द रिपोर्ट ऑन टाइम, इसे भी समझेंगे। अगर हम डिड की बात करते हैं तो डिड आपका पास्ट इंडेफिनिट है, इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो मैं बता देता हूं क्या बनेगा। या तो वॉज होगा या फिर वर होगा, और प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी। बस हमें पहले ही पता होना चाहिए कि इसका पैसिव वॉइस क्या क्या पॉसिबली किस किस में इन्वर्जन हो सकता है, किस किस में जा सकता है। मैंने पहले सेंटेंस में डिड देखा, आंसर नहीं होगा। मैंने दूसरे में हैज देखा, आंसर नहीं होगा। मैंने तीसरे में इज देखा, आंसर नहीं होगा। मैंने चौथे में वॉज देखा, आंसर होगा। तो वॉज द रिपोर्ट कंप्लीटेड बाय देम ऑन टाइम विल बी द करेक्ट आंसर। बन गया क्वेश्चन। अब डिड पास तो है लेकिन वॉज नहीं है, हैज में टाइम चेंज हुआ है, इज में टाइम चेंज हुआ। हमने क्या कहा है, एक्टिव पैसिव वॉइस में टाइम हमेशा कांस्टेंट होता है, एक्टिव पैसिव वॉइस में टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। बात कर लेते हैं सबमिट द असाइनमेंट बिफोर मंडे। अब ये आपका कौन सा सेंटेंस है, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम यू आर रिक्वेस्टेड से बना सकते हैं, ठीक है, हम लेट से बना सकते हैं। तो डिपेंड करता है सेंटेंस कैसे बने। ऑप्शंस देखते हैं। लेट द असाइनमेंट बी सबमिटेड, बी के साथ थर्ड फॉर्म किस में आती है, पैसिव वॉइस में। मस्ट सबमिट, ये तो एक्टिव ही है। विल सबमिट एंड बी सबमिटेड। अब बी सबमिटेड द असाइनमेंट होगा नहीं, क्योंकि अगर बी सबमिटेड पहले रखोगे तो उसका सब्जेक्ट कौन बनेगा, जो कोई भाई एक्टिव हो या पैसिव हो, डूअर तो कोई होगा ना। तो हु इज सबमिटेड, ठीक है, गलत हो गया, तो असाइनमेंट शुड बी द सब्जेक्ट। तो करेक्ट आंसर आपका ए वाला होगा, लेट द असाइनमेंट बी सबमिटेड। तो हमने कैसे तरीका निकाला कि बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब से हम कहते हैं पैसिव वॉइस बन जाता है। तो हमने देखा कि ए और डी में ही मुझे प्रॉब्लम है, तो नाउ आई कैन आइडेंटिफाई बी सबमिटेड व्हाट। ये तो सेंटेंस क्लियर नहीं है, और जब सेंटेंस में हमें पता चल रहा है कि सबमिटेड असाइनमेंट है, तो असाइनमेंट जो होगा वो वर्ब के पहले रखा जाना चाहिए, क्योंकि वो वहां सब्जेक्ट की पोजीशन पे होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हु रोट दिस आर्टिकल। अब जैसे हु रोट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इसमें जो आंसर होगा वो वॉज और वर्ब के साथ प्लस करके वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। ये आंसर मुझे दिखना चाहिए, ठीक है। तो मैंने देखा बाय हुम दिस आर्टिकल वॉज रिटन दिखाई दे रहा है, वॉज रिटन दिखाई दे रहा है, वॉज द आर्टिकल रिटन दिख रहा है, रोट ये आंसर नहीं होगा। यानी कि तीन तीन जगह मुझे दिखाई दिया, ठीक है। अब समझते हैं कैसे कैसे। पहले में मैंने देखा बाय हुम दिस आर्टिकल वॉज रिटन। अब ये जो सेंटेंस है ये कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस भी तो इंटेरोगेटिव ही होगी, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का बनता है जब आपका सब्जेक्ट के पहले क्या आ जाए, हेल्पिंग वर्ब आ जाए। भाई अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले यहाँ है तो सेंटेंस कैसा होता है, इंटेरोगेटिव। और अगर सब्जेक्ट के बाद प्लस करके हेल्पिंग वर्ब यहाँ है ऐसे, तो सेंटेंस कैसा होता है, सेंटेंस होता है असर्टिव। इस असर्टिव सेंटेंसेस को ही आपका कहते हो या तो एफर्मेटिव बोल देते हो
या फिर आप नेगेटिव बोल देते हो, ठीक है, ऐसे बनता है। तो मैंने यहाँ देखा बाई हुम सही है, दिस आर्टिकल, ये मेरा अगर अब सब्जेक्ट है तो वॉज क्यों आया। आपके हमें कैसे पता चलेगा कि जो द आर्टिकल है वो सब्जेक्ट है? भाई आप द आर्टिकल का आर्टिकल्स कर दो तो वर आ जाएगा, तो इसका मतलब जो वर्ब होती है वो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट से ही डायरेक्टली इंपैक्टेड होती है, तो वैसे पता चल जाता है। ये आंसर हटा देते हैं। बाई क्या? प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है और हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। ये सब्जेक्ट हो गया, इसके पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, बिल्कुल सही है, तो करेक्ट आंसर आपका सी वाला होगा। तो ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ कह दिया कि वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी उसे मिला लो, उसी से आपका आंसर मिल जाएगा, बी प्लस थर्ड फॉर्म से मिल जाएगा। वी हैव टू फॉलो सर्टेन अदर रूल्स ऑल्सो, बट अगर आपको सेम चीज दो जगह मिलती है तो आप ये समझ जाते हैं कि यहीं कहीं ना कहीं कोई ट्विस्ट है, यहीं पे हमारा आंसर होगा, तो हम बाकी रूल्स की मदद से उसको अच्छे से ब्रेक कर देते हैं। बढ़ते हैं आगे। द स्टूडेंट्स वर प्रिपेयरिंग द प्रेजेंटेशन, द स्टूडेंट्स वर प्रिपेयरिंग, अब जैसे वर प्रिपेयरिंग है तो मैं कह सकता हूं कि इसका जो आंसर होगा या तो वॉज होगा वर होगा। अब कुछ बच्चे कहते हैं वॉज वर दोनों क्यों लिखते हो? भाई दोनों इसलिए लिखते हैं, हम ऑब्जेक्ट नहीं देख रहे हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे कि आप ये देखो कि प्रेजेंटेशन सिंगुलर है इसलिए वॉज आएगा, ठीक है, प्रेजेंटेशन प्लूरल है इसलिए वर आएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मुझे ये पता है कि इसका जब मैं पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो हेल्पिंग वर्ब इन दोनों में से कोई एक होगी, उसके साथ पैसिव वॉइस बनाने के लिए बीइंग लगा होगा और बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी, यानी कि मुझे जहां ये तीनों चीजें एक साथ दिखेंगी वही इसका आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन में मैंने देखा इज, टाइम चेंज हो गया, इसको मैं वैसे ब्रेक कर देता हूं। हैज मैं कह सकता हूं टाइम भी चेंज है, टेंस भी चेंज है, मैं इसको भी ब्रेक कर देता हूं। मैंने कहा आर में टाइम चेंज है, मैं इसको भी आंसर नहीं मारता हूं, सी विल बी द करेक्ट आंसर। द प्रेजेंटेशन वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट्स, तरीका समझ आया? बहुत अच्छे तरीके हैं क्वेश्चंस को ब्रेक करने के लिए, थोड़ा सा आना चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को लेके। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, शी सेड आई विजिट द लाइब्रेरी एवरी डे। पहला तरीका, अगर हमारी वर्ब किस में मिल जाए? पास्ट में मिल जाए, तो जो स्पीच होगी वो पास्ट में होगी, ठीक है। ये रूल बस कुछ जगह तो टूटता है जब यूनिवर्सल ट्रूथ होता है या दोनों सेंटेंस वैन से पास्ट के जोड़ दिए जाएं सर्टेन टाइम्स पे, ठीक है, बस बाकी पास्ट के साथ पास्ट होगा। तो हमने देखा कि जो विजिट है इसका पास्ट क्या होगा? इसका पास्ट होगा विजिटेड, पास्ट होगा इसका विजिटेड, क्योंकि सारे जो पास्ट होते हैं वो पैरेलल होते हैं प्रेजेंट के, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो मैंने देखा यहाँ विजिटेड आ रहा है, यहाँ हैज आ गया, टेंस चेंज नहीं होगा, क्लियर है, द टेंस और टाइम चेंज नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हेड नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर आपका ए वाला होगा। मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं। He asked, did the meeting start on time? He asked, did the meeting start on time? ठीक है, ये देखिए, ये जो did है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और वर्ब की सेकंड फॉर्म आपका बनाती है पास्ट इंडेफिनिट। तो एक चीज याद रखना कि जो सिंगल पास्ट होते हैं वो डबल पास्ट में चेंज होते हैं। कैसे? अगर आपके स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट आ जाए तो ये किस में चेंज होगा? पास्ट इंडेफिनिट, ये चेंज होगा आपका पास्ट परफेक्ट में। और अगर आपका यहां पास्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाए तो ये चेंज होगा आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है, ऐसे चेंज करते हैं। तो ही आस्क्ड डिड द मीटिंग स्टार्ट ऑन टाइम, तो ही आस्क्ड वेदर द मीटिंग स्टार्टेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म आंसर नहीं होगा। ही आस्क्ड इफ क्यों लगेगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस इसका कंजंक्शन इफ या वेदर ही होता है, तो इफ द मीटिंग हैड स्टार्टेड ऑन टाइम हो सकता है। यहाँ डिड आगे आंसर नहीं होगा और ये स्टार्ट्स की वजह से आंसर नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर आपका बी वाला होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रिंसिपल सेड ब्रिंग योर नोटबुक्स टुमारो, क्या आंसर होगा? द प्रिंसिपल सेड ब्रिंग योर नोटबुक्स टुमारो। तो जो टुमारो होता है इसको चेंज करते हैं ना, जैसे यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, ऐसे चेंज करते हैं, द फॉलोइंग डे में चेंज करते हैं। तो द प्रिंसिपल टोल्ड टू ब्रिंग, द प्रिंसिपल टोल्ड द स्टूडेंट टू ब्रिंग देयर नोटबुक्स टुमारो। अब देखो यहाँ टुमारो को टुमारो छोड़ दिया, यहाँ भी टुमारो मुझे दिख रहा है, यहाँ भी टुमारो दिख रहा है, तो मैं तो इन तीनों को तो वैसे ही कह सकता हूँ कि यार यहाँ तो मुझे वर्ड चेंज किया ही नहीं आपने, पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज किया ही नहीं आपने। तो आपने कहा द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट्स, अब आप कहेंगे द स्टूडेंट्स कैसे आ गया? भैया ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट तो लगाओगे ना, अंडरस्टूड है। टू ब्रिंग देयर नोटबुक्स द नेक्स्ट डे, सो द करेक्ट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट बात करते हैं।
शी आस्क्ड हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन। अब ये डिस्कवर्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, आई टोल्ड यू, ये किस में चेंज होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। यहाँ डिस्कवर्ड ही है, हैड डिस्कवर्ड है, या वॉज डिस्कवर्ड, पैसिव वॉइस थोड़ी बना रहे हैं, नरेशन बना रहे हैं, वॉज डिस्कवर्ड नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट बात करते हैं। He said how amazing this performance is, exclamatory sentence, ठीक है। अच्छा, जो exclamatory sentences होते हैं, जब इनका indirect speech बनाते हैं तो sentence हमेशा assertive लिखा जाता है, ये याद रख लेना। मतलब indirect speech में लिखा गया sentence assertive होगा, subject के बाद verb आएगी। He said how amazing that performance was, आंसर नहीं होगा। He exclaimed that the performance was amazing, हो सकता है। He said that the performance is amazing, इज तो आएगा ही नहीं, पास्ट के साथ पास्ट आता है। ही एक्सक्लेम्ड द परफॉर्मेंस इज अमेजिंग, ये आंसर नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी। मैंने बी को डायरेक्ट आंसर नहीं किया, ये होगा, मतलब इट्स माई ड्यूटी, आई हैव टू चेक और आई शुड चेक ऑल द 4 ऑप्शंस। कभी कभी जल्दबाजी में क्वेश्चंस पेपर में ऐसे भी गलत होते हैं कि मैं जल्दी से एक आंसर के साथ में अपना आइडिया बना लेता हूं कि मुझे यही लग रहा है, यही होगा, और बाकी ऑप्शंस को मैं चेक नहीं करता हूं। तो ये चारों ऑप्शंस को चेक करना आपकी हैबिट होनी चाहिए। आइए बात करें। यह है आपका एक क्लोज टेस्ट, इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको एक बार पूरा रीड कर लेते हैं ध्यान से। देखिए, क्लाइमेट चेंज हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग इश्यू, प्रेसिंग मतलब बहुत दबाव, बहुत ताकतवर इश्यू ऑफ आवर टाइम, मतलब सबसे ज्यादा प्रेसिंग इश्यू है, समझो सब इसी के बारे में बात करें। साइंटिस्ट वार्न दैट इफ इमीडिएट एक्शंस इज नॉट टेकन द कॉन्सिक्वेंसेज विल बी, कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है रिजल्ट, रिजल्ट परिणाम, परिणाम विल बी जैसे भी आएंगे। गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड आर ट्राइंग टू, कोशिश कर रही हैं, पॉलिसीज दैट रिड्यूस कार्बन इमिशन, कार्बन इमिशन कार्बन का निकलना, एंड प्रमोट रीन्यूएबल एनर्जी, ऐसी एनर्जी जिसको रिन्यू किया जा सकता है। हाउएवर, यद्यपि देखा गया है कि जो पब्लिक अवेयरनेस है इज इक्वली इंपॉर्टेंट बिकॉज पीपल ऑफन द सिविरिटी ऑफ द प्रॉब्लम, सिविरिटी का मतलब होता है गंभीरता। एजुकेशन कैंपेन्स एम टू सिटीजन्स अबाउट द डेंजर्स ऑफ पोल्यूशन एंड द नीड टू सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का मतलब होता है ऐसी चीजें जो लंबे समय तक चलेंगी। ओनली बाय वर्किंग कैन ह्यूमैनिटी होप टू प्रोटेक्ट द प्लेनेट फॉर फ्यूचर जनरेशंस, तभी हम बचा पाएंगे इस प्लेनेट को फ्यूचर जनरेशंस के लिए। ठीक है, चलो शुरू करें। तो पहला ऑप्शन हमसे पूछा जा रहा है, तो हमने कहा साइंटिस्ट वांट दैट इफ इमीडिएट एक्शंस या एक्शन इज नॉट टेकन द कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम विल बी, परिणाम कैसा होगा भैया, नेगेटिव होगा, तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, नेगेटिव होगा, कैटास्ट्रॉफिक होगा, ट्रिवियल होगा, नेग्लिजिबल या सुपरफिशियल। ये तीनों वर्ड कहते हैं कि छोटा मोटा परिणाम होगा, नहीं भाई कैटास्ट्रॉफिक होगा, बहुत बड़ा परिणाम भुगतना पड़ेगा, ये आंसर होगा। द गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड आर ट्राइंग टू, इंप्लीमेंट होगा, इग्नोर होगा, अबेंडन होगा या पोस्टपोन होगा द पॉलिसीज दैट रिड्यूस कार्बन इमिशन। अब क्या हो रहा है कि जितनी भी गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड आर ट्राइंग टू, वो क्या कर रही है, पॉलिसीज दैट रिड्यूस कार्बन इमिशन एंड प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, अबंडन या पोस्टपोन किया जा रहा है। तो ऐसी पॉलिसीज को ना तो पोस्टपोन किया जा रहा है, ना ही अबंडन किया जा रहा है, ना इग्नोर, इनको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो ए करेक्ट आंसर होगा, मार्क करते हैं, आगे बढ़ते हैं। That reduce carbon emission and promote renewable energy. However, public awareness is equally important because people often exaggerate करते हैं, underestimate करते हैं, overstate करते हैं, highlight करते हैं। However, public awareness is equally important because people often are the severity of the problem, कि वो क्या करते हैं, हम लोग भी जो हम लोग हैं, अगर नहीं पता तो हम क्या करते हैं, उसकी सिविरिटी को क्या करेंगे, एग्जैजरेट तो नहीं करेंगे भाई। अगर मैं बताऊं ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसको संभालने के लिए काम करूंगा। तो हमें अवेयर होना चाहिए, और जिससे कि हम क्या करें, उसको अंडर एस्टिमेट ना करें, बिकॉज पीपल अक्सर क्या करते हैं, अंडर एस्टिमेट कर देते हैं द सिविरिटी ऑफ द प्रॉब्लम, की प्रॉब्लम की सिविरिटी, गंभीरता को बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं लेते हैं, उसको दबा देते हैं। द सिविरिटी ऑफ द प्रॉब्लम, एजुकेशन कैंपेन्स एम टू, एजुकेशन कैंपेन्स एम टू कंफ्यूज करना, एनलाइटन करना, मिसलीड करना, डिस्टॉर्ट करना। डिस्टॉर्ट करना होता है किसी चीज को खराब कर देना, रेपुटेशन को खराब कर देना। तो हम कहना चाह रहे हैं कि हमने कहा इंपॉर्टेंट बिकॉज पीपल ऑफन क्या करते हैं, अंडरस्टिमेट द सिविरिटी ऑफ द प्रॉब्लम। एजुकेशन कैंपेन्स एम टू एनलाइटन, एनलाइटन करना
सिटीजन्स अबाउट द डेंजर्स ऑफ पोल्यूशन एंड नीड फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। वो हमेशा लोगों की बुद्धि खोलते हैं, दिमाग को ओपन कर देते हैं कि कैसे हम पॉल्यूशन को कम करेंगे, डेंजर्स क्या हैं पॉल्यूशन के और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस क्या हैं। ओनली बाय वर्किंग एफिशिएंटली, केयरलेसली, लेजीली, लेजरली, ये तो आंसर हो गया। क्या हो गया? एफिशिएंटली, अच्छे तरीके से काम करके हम तभी इस प्लेनेट को प्रोटेक्ट कर देंगे बाकी जनरेशन के लिए। चलिए बढ़े आगे। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन, जो हमारा लास्ट सेक्शन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को लेके। आपको बताना है कौन सा वर्ड सबसे सही होगा। पहला, अ पर्सन हु बिलीव्स इन और ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज। एक ऐसा आदमी जो चाहता है कि देश में सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस आने चाहिए। वो ऑप्टिमिस्टिक होगा, रिफॉर्मर होगा, पैसिमिस्टिक होगा, अनार्किस्ट होगा। ऑप्टिमिस्ट होता है जो जीवन की पॉजिटिव साइड देखता है, पॉजिटिव साइड ऑफ द लाइट। पैसिमिस्ट कौन होते हैं? जो जीवन का नेगेटिव पक्ष देखते हैं, ठीक है। अनार्किस्ट होते हैं हु डज नॉट बिलीव इन लॉ एंड ऑर्डर, हु डज नॉट बिलीव इन गवर्नमेंट, बिलीव इन लॉ एंड ऑर्डर, ये इसमें विश्वास ही नहीं करते। रिफॉर्मर विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय अ सिंगल पर्सन विद अनलिमिटेड पावर। बताइए क्या आंसर होगा। देखो लिखा क्या गया है, अनलिमिटेड पावर को लेके लिखा गया है। डेमोक्रेसी मतलब होता है पीपल, लोगों के द्वारा एक ऐसी सरकार जो लोगों के लिए है। मोनार्की होता है या तो किंग या क्वीन, होता तो ये भी एक ही है लेकिन ये राजा रानी होता है। ऑटो माने होता है सेल्फ, एक आदमी। ऑलिग माने होते हैं फ्यू, कुछ लोग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी वाला होगा। समझ गए? अब मोनार्की में भी अकेला होता है लेकिन वो राजा होता है। अगर कहते कि राजा रानी चलाते हैं तब आप मोनार्की कह सकते थे। फियर ऑफ कन्फाइंड और नैरो स्पेसेस, इसे भी समझो। क्लास्ट्रोफोबिया होता है जब आपको ऐसी जगह डर लगता है कि आप किसी लिफ्ट में बंद हो जाएंगे, छोटे स्पेस में बंद हो जाएंगे। एक्रो का मतलब होता है जब आपको हाइट से डर लगता है, ऊंचाइयों से। जेनो का मतलब होता है जब आपको फॉरेनर से डर लगता है। और एग्रो का मतलब होता है जब आपको क्राउडेड, ओपन स्पेस, मतलब किसी पब्लिक प्लेस पे आप है, बहुत क्राउड है, ओपन, वहां से आपको डर लगता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया? क्लास्ट्रोफोबिया होगा। नेक्स्ट आइए, अ पर्सन हु इज न्यू टू अ सब्जेक्ट, स्किल और बिलीफ। एक ऐसा इंसान जो नया नया है, वो कौन होगा? वेटरन होता है जो बहुत पुराना है, वेटरन एक्टर्स आपने सुने होंगे। एक्सपर्ट भी होगा। एडेप्ट मतलब होता है स्किल्ड, एडेप्ट मतलब होता है स्किल्ड। और एक ADAPT, एडेप्ट मतलब होता है बेटा अनुकूल, एडजस्ट करने वाला, ठीक है। तो ये दो वर्ड तो याद ही कर ले रहे, इसमें आते हैं, इसमें ई आता है, ठीक है। ई फॉर एक्सपर्ट होगा। तो नॉविस मतलब होता है न्यू, इनएक्सपीरियंस्ड, ओके। नेक्स्ट आइए, आई स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग प्रेजिंग समवन हाईली। अ स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग प्रेजिंग समवन हाईली, एक ऐसी स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग जो किसी को बहुत प्रेज करती है। क्रिटिसिज्म आलोचना करना होगा, रिप्रीमेंट निंदा करना होगा, होमली कंफर्ट फील करना। यूलॉजी इज द करेक्ट आंसर। यूलॉजी होती है जब किसी के बारे में हम बहुत प्रेज करते हैं, बहुत बढ़ चढ़ के बताते हैं, ठीक है। तो ये थे बच्चों आपके 50 क्वेश्चंस। आई होप सभी को ये 50 क्वेश्चन बहुत पसंद आए होंगे। 50 में से आपकी परफॉर्मेंस क्या यह आपको चेक करनी है, और ऐसे ही टेस्ट लेके मैं आपके सामने आते रहूंगा। हमें ये पूरे 10 सेट्स पहले आपको कराने हैं, फिर हम बाकी चीजों पे भी डिस्कस करते रहेंगे, बाकी चीजें भी आपके लिए बेहतर लाते रहेंगे जिससे आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आते रहें। इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए और बेटा IB सिक्योरिटी के लिए कोर्सेज लाइव है, टेस्ट सीरीज लाइव है, हैंड रिटन नोट्स लाइव है। आज ही डिजिटल वेंचर्स की एप्लीकेशन पे जाएं, आप वेब पे भी चेक कर सकते हैं, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और डिजिटल वेंचर्स की एप्लीकेशन में जाके अपना गोल सेलेक्ट कर लें, इंटेलिजेंस ब्यूरो IB सिक्योरिटी, और उस एग्जाम में आप अपने IB सिक्योरिटी के सारे कोर्सेज देख सकते हैं। कोर्सेज आपके लिए लाइव है, मैं आपको बता रहा हूँ, कैप्सूल कोर्सेज आपके लिए लाइव हैं, प्रैक्टिस सीरीज, टेस्ट सीरीज आपके लिए लाइव है, हैंड रिटन नोट्स आपके लिए लाइव हैं। ये सब चीजें आप डिजिटल वेंचर्स पे अभी एंजॉय कर सकते हैं। हमें फॉलो करते रहें। अगर आपको कभी भी कोर्स लेने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 7800099699 पे। ये नंबर आपकी सुविधा के लिए आपको दिया गया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।